तो गोल्जी, जो काम ईआर ने शुरू किया वो गोल्जी ने कंप्लीट कर दिया। मतलब दिस इज द मेन साइट। खान साहब जल्दी पहुंचो बेटे। मेन साइट फॉर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स सिंथेसिस। तो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस ईआर में शुरू हुआ और गोल्जी में कंप्लीट हो गया। रफ ईआर कुछ भी बना रहा है, स्मूथ ईआर कुछ भी बना रहा है, और रॉ मेटल छोटी छोटी वेसाइकल्स के फॉर्म में गोल्जी के पास पहुंचेगा और सिस फेज से उसको रिसीव किया जाएगा। उसको मॉडिफाई करेंगे, उसकी सॉर्टिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, देन उसको सिक्रीट कर देंगे। उसमें और कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है या फिर कुछ को रेजिड्यूज को रिमूव कर देना है, ये फाइनलाइजेशन कहाँ होता है? गोल्जी में होता है। ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट्स इन ईआर बट दैट इज कंप्लीटेड इन गोल्जी। तो मेन साइट यही रहेगा। कौन रहेगा? गोल्जी ही रहेगा। और क्या करता है गोल्जी? ये गोल्जी याद कीजिए, सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है, फिर सेल वॉल बन जाता है फाइनली। तो सेल वॉल बनाने में गोल्जी का अच्छा खासा रोल है। लाइसोसोम भी बनना है तो लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी गोल्जी का अच्छा खासा रोल रहता है। लाइसोसोम के लिए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए वो ईआर बनाता है, फिर मेटल फाइनली गोल्जी के पास पहुंचेगा, तो यहां भी गोल्जी का रोल हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रा निडेरियन होता है, हाइड्रा सिलेंटेरेट होता है, और हाइड्रा के पास स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। स्टिंगिंग सेल में हिप्नोटॉक्सिन भरा रहता है। हाइड्रा जो अपने फूड पर अटैक कर रहा है या एनिमी पर अटैक कर रहा है तो वो हिप्नोटॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है, और जब भी सिक्रीशन की बात आएगी आप किसका नाम लेंगे? गोल्जी का। मतलब वो हिप्नोटॉक्सिन का सिक्रीशन यही कर रहा है, हिप्नोटॉक्सिन्स फॉर स्टिंगिंग सेल्स। तो गोल्जी ये काम कर रहा है, हिप्नोटॉक्सिन को सिक्रेट कर दिया गया। एक एग्जाम्पल लिख दिया, हाइड्रा मतलब सिलेंट्रेट। तो सिक्रीशन का काम आएगा तो गोल्जी का रोल आ जाएगा। लेकिन सिक्रीशन से पहले भी कहीं होता है पैकेजिंग का प्रोसेस, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। और क्या करता है गोल्जी? स्पर्म एक्रोसोम बनाना। एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो स्पर्म को, हेड पार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। बेटा रेड टी शर्ट अपन इधर पढ़ा रहा है। स्पर्म एक्रोसोम बना दिया। एक्रोसोम बनता है गोल्जी वेसाइकल के फ्यूजन से। तो स्पर्म एक्रोसोम फॉर्मेशन ये गोल्जी ही कर रहा है। कौन कर रहा है? गोल्जी ही कर रहा है। और अगर आप फीमेल गैमिट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ओवम मतलब उसके अंदर क्या करती है? पेरिफेरल पार्ट पे कुछ ग्रेन्यूल्स होती है जिनको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो भी गोल्जी ही बना रहा है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन भी गोल्जी ही कर रहा है। मतलब सीन ये हुआ बच्चे कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा आप लोग एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये स्पर्म एक्रोसोम है। तो ये एक्रोसोम कैसे बनता है? गोल्जी वेसाइकल के फ्यूजन से बनता है। गोल्जी वेसाइकल फ्यूज होती जाती हैं, ये एक्रोसोम बन जाता है। और ये मिडल पीस होगा, ये नेक रीजन होगा, ये इसका टेल पार्ट होगा। इस तरह से ये मेल गैमीट बन गया है। तो एक्रोसोम बना है गोल्जी वेसाइकल के फ्यूजन से, लेकिन एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ भरे रहते हैं। तो ये काम किसकी तरह करता है? लाइसोसोम की तरह। गोल्जी वेसाइकल से बना है बट एक्ट्स एज, काम किसकी तरह करता है? लाइसोसोम। तो इसको आप लोग जाइंट लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइंट लाइसोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोम बना है गोल्जी वेसाइकल से, और एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। और जब ये गैमीट पहुंचेगा दूसरे गैमीट के पास में, जब ये स्पर्म और ओवम, तो ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होगा, उससे पहले जैसे ही फर्स्ट स्पर्म इसको टच करता है, वैसे ही ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है पेरिफेरल पार्ट पे है, तो आपने इनको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोल दिया। क्या बोल दिया?
तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये भी गोल्जी से ही बनी है। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ है। और जैसे ही फर्स्ट स्पर्म इसको टच करेगा, लक्की और लक्की, वैसे ही ये गोल्जी से बना हुआ जो ये स्ट्रक्चर ये मेम्ब्रेन के पास आएगा और फिर मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा, अल्टीमेटली वो रप्चर हो जाएगा। और जैसे ही वो रप्चर हो गया, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड बाहर की तरफ आ गया और वो इकट्ठा हो जाएगा, एक लेयर बना देगा और इसको आपने नाम दे दिया फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोल दिया? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया है। और जब बन जाएगा, अब दूसरा स्पर्म इसके साथ फ्यूज नहीं हो सकता। इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, वरना एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज हो गए तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी, डिजीज कंडीशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है फाइनली इस काम में हेल्प कर रहा है, पॉलीस्पर्मी को रोक देता है। हम बात कर रहे हैं गोल्जी की, तो स्पर्म एक्रोसोम गोल्जी से बना है। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये भी किससे बनी है? एक्रोसोम से ही बनी है। ये सॉरी किससे बनी है? गोल्जी से बनी है। तो ये फंक्शन किसके हैं? गोल्जी के। और क्या करता है गोल्जी? जाइमोजेंस ग्रेन्यूल का सिक्रेशन करना, जाइमोजेंस का सिक्रेशन करना। व्हाट आर जाइमोजेंस? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जो ट्रिप्सिनोजन हो या काइमोट्रिप्सिनोजन हो या प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो, ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी इनएक्टिव फॉर्म को आप लोग जाइमोजेंस कहते हैं। तो ये काम गोल्जी ही कर रहा है। कौन कर रहा है? गोल्जी ही कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये मैंने ड्योडेनम बना दिया है। क्या बना दिया है? as long as width of 12 fingers, hence named duodenum। खैर, ये duodenum बना दिया है। और ये पेनक्रियाज हो गया है। और ये पैनक्रेटिक डक्ट है, जैसे पैनक्रेटिक जूस आएगा। क्या आएगा? पैनक्रेटिक जूस आएगा। तो पैनक्रेटिक जूस यहाँ पर आ गया। इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन होता है। इसके अंदर काइमोट्रिप्सिनोजन होता है। क्या होता है? काइमोट्रिप्सिनोजन होता है। इसके अंदर प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है। जो पैनकेटिक जूस आएगा उसको कंप्लीट जूस कहते हैं। उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वहाँ पे सारे सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सभी को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। तो कार्बोक्सी, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज तो सारे ही हैं। तो मतलब सभी तरह कंपोनेंट का डाइजेशन हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट जूस। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी होता है। ये सारे के सारे जो आ रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो ये जो पैनक्रियाज होता है ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट भी होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट में एसिनी होती हैं। क्या होती हैं? एसिनी। और एसिनी में जो सेल्स होंगी उनको एसिनर सेल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एसिनर सेल। सेल है इसका मतलब उसमें गोल्जी भी होगा, और गोल्जी भी होगा तो वो गोल्जी बॉडी इन सबको क्या करेगा? सिक्रेट कर देगा। तो एसिनर सेल की गोल्जी बॉडी इनको सिक्रेट कर रही है। और जब ये पहुंच रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म में, इनको आप लोग क्या कहते हैं? इनको आप लोग कहते हैं जाइमोजेंस। क्या कहते हैं इन्हें? तो इनएक्टिव प्रीकर्सर जो हैं उनको आप लोग जाइमोजेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उनको? तो गोल्जी बॉडी उनको क्या करता है? सिक्रेट करता है। और जब ये यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम दुनिया जानती है। मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह काम कर रही है, और इसको नाम दे देते हैं एंटेरोकाइनेज। मैंने कहा ना एंजाइम का नाम तो दुनिया जानती है, मैं कह रहा हूँ एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। ये ट्रिप्सिनोजन को क्या करते हैं? काइमोट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये ट्रिप्सिन ऑटो कैटेलाइटिक एक्टिविटी को शो करता है। रिमेनिंग ट्रिप्सिनोजन को तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा ही, हेटेरो कैटेलाइटिक एक्टिविटी भी शो करेगा, और इनको भी क्या करेगा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो इनएक्टिव प्रीकर्सर्स है इनको क्या बोलते हैं? जाइमोजेंस। ये सारे काम कौन करता है? गोल्जी करता है। कुछ नोट करना चाहेंगे आप लोग? तो व्हाट आर जाइमोजेंस? इनएक्टिव प्रीकर्सर्स। लिख देना ब्रैकेट में, इनएक्टिव प्रीकर्सर्स। इनएक्टिव प्रीकर्सर्स।
चलें? कौन बचा? तो ईआर और गोल्जी बॉडी ने मिलकर लाइसोसोम बना दिया दोस्तों। जो भी वेसाइकल्स यहाँ से बर्ड आउट हो गई उनको गोल्जी तक पहुँचाया गया। गोल्जी ने उस मेटल को रिसीव किया, उसको मॉडिफाई किया, उसको पैक किया, देन उसको सिक्रेट कर दिया। अब ये गोल्जियन वेसाइकल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। आपने इनको नाम दे दिया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स और गोल्जियन वेसाइकल्स, ये वो वेसाइकल्स हैं जिनके अंदर क्या मौजूद है? कंटेनिंग क्या मौजूद है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। जिस गोल्जियन वेसाइकल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं होगा आप उसे लाइसोसोम नहीं कहेंगे। ऑल लाइसोसोम्स आर गोल्जियन वेसाइकल्स बट ऑल वेसाइकल्स आर नॉट लाइसोसोम्स। नहीं समझे मेरी बात को? मतलब ऑल वेसाइकल्स आर नॉट लाइसोसोम्स। जिस गोल्जियन वेसाइकल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा उसे आप लाइसोसोम कहेंगे। और ये जो एंजाइम इसके अंदर होते हैं दोस्तों, अप्रोक्सीमेट 50 टाइप्स, 50 तरह के एंजाइम्स होते हैं। 50 टाइप्स के एंजाइम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये जो एंजाइम है सभी 50 ईच एंड एवरी प्राइमरी लाइसोम में नहीं होते हैं। किसी में कोई 20 है, किसी में कोई 15 है, किसी में कोई 30 है। हर बार टोटल 50 मिले ऐसा नहीं होता है। और ये एंजाइम जो होते हैं दे ऑप्टिमली वर्क ऑन कौन सी पीएच पे काम करते हैं? एसिडिक पीएच पे अच्छे से वर्क करते हैं। इज इक्वल टू 50 किस पे है? किस पे काम करते हैं? 5 पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? 5 पे अच्छे से वर्क करते हैं। तो लाइसोसोम ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों के मिलने से बना है और दोनों ने मिलकर लाइसोसोम बना दिया। और लाइसोसोम एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। तो मेम्ब्रेन बाउंड होगा। कितनी यूनिट मेम्ब्रेन होगी? एक ही तो होगा ना। लेकिन ईआर और गोल्जी बॉडी पे कितनी होती है? एक एक ही होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। वेसाइकल्स हैं। क्या है ये? वेसाइकल्स है। कुछ नोट करना चाह रहे हैं आप लोग? और कौन बचा? चले आगे। ये सेल है। ये ईआर है, ये गोल्जी है। ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? लाइसोसोम बना दिया। जो सबसे पहले लाइसोसोम बनता है वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, वो 1 डिग्री लाइसोसोम होता है, वो प्रोटो लाइसोसोम होता है, वो नेसेंट लाइसोसोम होता है। इसमें अप्रोक्सीमेट 50 टाइप्स 50 तरह के एंजाइम्स होते हैं, लेकिन टोटल 50 ईच एंड एवरी प्राइमरी लाइसोम में नहीं होते हैं। और जो भी एंजाइम है फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। और जब फेवरेबल पीएच आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, तो ये अच्छे से वर्क करेंगे। तो इनके अंदर जो भी एंजाइम है उनका यूज़ डाइजेशन में होगा। वो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मेटल का भी हो सकता है, वो डाइजेशन इंजेस्टेड मेटल का भी हो सकता है, फॉरेन मेटल का, या खुद के ही सेल ऑर्गेनेल का भी हो सकता है। अब मान लीजिए WBC है। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? मान लीजिए ये WBC है और इसके सामने बैक्टीरिया आ गए तो ये सेल उसे खा जाएगी। क्या शर्मा जी? उसे खा जाएगी। तो इस WBC ने बैक्टीरिया को खा लिया, एनगल्फ कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। आपने कहा फैगोसाइटोसिस हो गया। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी नहीं होता और लिपिड मॉलिक्यूल का क्वासी फ्लूइड नेचर नहीं होता तो मेम्ब्रेन इनफोल्ड कैसे होता? और मेम्ब्रेन के पास साइटोस्केलेटन भी नहीं होता तो मेम्ब्रेन इनफोल्ड नहीं होता। ये सारी चीज़ें इनफोल्डिंग में हेल्प कर रही हैं। तो सेल ने बाहर से मेटल को एनगल्फ कर लिया। अगर इसके सामने वायरस होगा तो उसकी प्रोटीन्स को लिक्विड फॉर्म में लिया जाएगा। सेल ड्रिंक कर रही है, सेल ड्रिंकिंग हो रही है। सेल ईटिंग हो, सेल ड्रिंकिंग हो, सेल ने मेटल को बाहर से इंजेस्ट कर लिया है, उसे एनगल्फ कर लिया है, उसको इनटेक कर लिया है और जो भी मेटल लिया है वो सेल के पास आ गया है।
सेल पी रही है तो वो पिनोसाइटोसिस होगा, सेल ड्रिंकिंग है। अगर सेल खा रही है तो फैगो, मतलब खाते पीते घर की सेल है। बिल्कुल आप पे गई है। तो सेल ड्रिंक करे या सेल ईट करे, सेल ने मेटल को एनगल्फ कर लिया, उसे इंजेस्ट कर लिया, एक वेसाइकल के अंदर उसको बंद कर दिया। हमने उसको एक कॉमन टर्म दे दिया, एंडोसाइटोसिस हो गया। क्या हो गया? एंडोसाइट। और जो भी मेटल उसने लिया है उसको एक वेसाइकल में बंद कर दिया और हमने उसको नाम दे दिया एंडोसोम। आप उसे फैगोसोम बोल दीजिए, आप उसे पिनोसोम बोल दीजिए, हमने एक कॉमन टर्म बोल दिया एंडोसोम। और जो भी मेटल उसने इंजेस्ट किया है, अब उसके अंदर क्या होगा? उस इंजेस्टेड मेटल का क्या होगा? डाइजेशन होगा। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, तो इन बैक्टीरिया का क्या होगा? डाइजेशन होगा इसके अंदर। तो बैक्टीरिया का डाइजेशन होगा व्हेन दिस प्राइमरी लाइसोसोम, ये दोनों के दोनों जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, व्हेन दिस प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद एंडोसोम, जब ये दोनों आपस में फ्यूज जाएंगे तो 2 डिग्री लाइसोसोम बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। ये 2 डिग्री लाइसोसोम बन गया। तो प्राइमरी लाइसोसोम जब भी किसी के साथ फ्यूज होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, 2 डिग्री लाइसोसोम बनता है। तो व्हेन दिस प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद एंडोसोम, then secondary lysosome is formed। तो दोनों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थी, दोनों आपस में फ्यूज हो गई और ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, ये 2 डिग्री लाइसोसोम बन गया। इसे आप लोग हेटेरोफैगोसोम भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हेटेरोफैगोसोम भी बोल देंगे। बाहर से मटेरियल लिया है इसलिए हेटेरोफैगोसोम बोल रहे हैं, और खुद का ही होता तो ऑटोफैगोसोम बोल देते। क्या बोल देते? ऑटोफैगोसोम। तो जैसे ही दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं, अब इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप काम करेगा और प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, इसका मतलब एटीपी खर्च हो रहा है, और एटीपी खर्च हो रहा है तो ये जो पंप होगा ये एटीपी डिपेंडेंट हो गया है। क्या हो गया है? एटीपी डिपेंडेंट। और यहाँ पे इस सारे सीन में ये हुआ कि फेवरेबल पीएच आ गया, पीएच इज इक्वल टू 5, और इस पीएच पर एंजाइम अच्छे से काम करेंगे। अब इन बैक्टीरिया का डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन होगा। इनके सींग विंग तोड़ दिए जाएंगे, इनकी आंख वाँख फोड़ दी जाएगी, माहौल बदल जाएगा। जिसके ऊपर बीतती है भाई साहब वही समझ सकता है। जाके पैर ना फटे बुवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो आंसू निकलने लगे दोस्तों, हालात बदल गए, माहौल बदल गया, अब तो मुंबई आ सकते हो। तो जब ये प्राइमरी लाइसोम एंडोसोम के साथ में फ्यूज हुआ तो 2 डिग्री लाइसोसोम बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, और मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप एक्टिव हो गया तो फेवरेबल कंडीशन आ गई। एंजाइम अच्छे से वर्क करेंगे इस पीएच पे और उसका डाइजेशन हो जाएगा। जो भी फैगोसाइटोज्ड मेटेरियल है या पिनोसाइटोज्ड मेटेरियल है उसका डाइजेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ लाइसोमल एंजाइम, और जो अनडाइजेस्टेड मेटेरियल होगा उसको बंद कर दिया जाएगा टर्सरी लाइसोसोम में, बोले तो रेसिडुअल बॉडी के अंदर। ये 3 डिग्री लाइसोसोम है, ये टर्सरी लाइसोसोम है, इसको रेसिडुअल बॉडी भी बोल रहे हैं। तो सेल ने क्या किया? बाहर से मेटेरियल को एनगल्फ किया, उसे इंजेस्ट किया, उसे फैगोसाइटोज किया, उसे पिनोसाइटोज किया, उसको बंद कर दिया एंडोसोम में, और विद द हेल्प ऑफ लाइसोमल एंजाइम उसे डाइजेस्ट कर दिया। और डाइजेशन के बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड मेटेरियल होगा उसको टर्सरी लाइसोम में बंद कर दिया। ये अनडाइजेस्टेड मेटेरियल है, अब इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। वो एंडोसाइटोसिस था, ये एक्सोसाइटोसिस हो गया है। मतलब सेल ने खाया पिया और उसे बाहर निकाल दिया। तो इसको आप लोग रिवर्स पिनोसाइटोसिस, सेल वॉमिट करा, वॉमिट कर दिया, इसको रिवर्स पिनोसाइटोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स पिनोसाइटोसिस भी बोलते हैं। तो सेल ने बाहर से मेटल को एनगल्फ किया, विद द हेल्प ऑफ लाइसोमल एंजाइम उसे डाइजेस्ट कर दिया। तो डाइजेशन ऑफ फॉरेन मेटल, डाइजेशन ऑफ फॉरेन मेटल विद द हेल्प ऑफ लाइसोम इज नोन एज हेटेरोफेजी। और ये जो डाइजेशन चल रहा है इसको आप लोग क्या बोलते हो? हेटेरोफेजी बोलते हो जी। क्या बोलते हो जी? हेटेरोफेजी बोलते हो जी।
तो फॉरेन मेटल का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। कोई आपको कहे मोस्ट अबेंडेंट लाइसोसोम्स आर फाउंड इन, आपके देना डब्ल्यूबीसी में मिलते हैं। ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी नहीं देगा तो वो मैक्रोफेज दे देगा, मैक्रोफेज नहीं देगा तो न्यूट्रोफिल दे देगा, न्यूट्रोफिल नहीं देगा तो मोनोसाइट देगा। अब कुछ तो देगा तभी तो आंसर टिक करके आओगे। तो डब्ल्यूबीसी फैगोसाइट, जो सेल फैगोसाइटिस में एक्टिवली इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली उसमें लाइसोसोम का नंबर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये जो लाइसोसोम है इनका यूज जो है इसका खुद के सेल ऑर्गेनल के डाइजेशन में भी होता है। ये तो फॉरेन मेटल के डाइजेशन में कर दिया। डाइजेशन ऑफ फॉरेन मेटल विद द हेल्प ऑफ लाइसोमल एंजाइम इज नोन एज हेटेरोफेजी, अपने ही ऑर्गेनल के डाइजेशन में कर दिया। ये माइटोकॉन्ड्रियन है, मर चुका है, ये इज नो मोर, और ये मर गया है क्योंकि कभी ये जिंदा था इसलिए मर गया है। माइटोकॉन्ड्रियन का लाइफ स्पैन 5 to 10 डेज होता है, 5 से 10 दिन इसकी ज़िंदगी होती है। अब ये लाश बन चुका है, अब इसको ठिकाने लगाना होगा वरना सेल में बदबू आने लगेगा। सेल है कि सब जानती है कि रिसाइकलिंग मेटेरियल की किस तरह से करनी है। तो पहले क्या होगा, इसको ER चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो स्मूथ ER इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, SER। इसको कफन उड़ा दिया गया है या इसको ताबूत में बंद कर दिया है। सेल है कि अच्छे से जानती है, तो पहले इसकी कफनिंग होती है या उसकी ताबूतिंग होती है। सेल है कि अच्छे से जानती है कि संस्कार कैसे करना है, और सेल का बना ऑर्गेनिज्म लाश से भी छेड़छाड़ करने में बाज नहीं आता है। हर रिश्ते को कॉन्टामिनेट करके रख दिया है। तो केवल बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनने से कुछ नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग बनकर रहिए तो यार। हर पल रंग बदलती है दुनिया, फिर भी लोग कहते हैं कि होली कब है। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के इंसा पाए हैं, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। तो सेल है कि सब कुछ बहुत अच्छे से करती है। तो पहले तेरे ब्याह में नाचेंगे ना, तो पहले SCR ने उसको कवर कर दिया है। अब इसका डाइजेशन होगा ताकि जो भी मेटेरियल है उसकी रीसाइक्लिंग हो जाए। क्या हो जाए? उसकी रीसाइक्लिंग। ये केराटिन प्रोटीन होता है, इसका और कोई डाइजेशन नहीं होने वाला है, इसका और कोई डाइजेशन नहीं होने वाला है। तो जब भी प्राइमरी लाइसोम किसके साथ फ्यूज होगा, जब भी प्राइमरी लाइसोम किसके साथ फ्यूज होगा, 2 डिग्री लाइसोसोम बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। तो जब ये प्रोटोलाइसोसोम ये जब इसके साथ में जुड़ गया है तो क्या बन जाएगा? 2 डिग्री लाइसोसोम बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। जब भी प्राइमरी लाइसोम किसी के साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। तो ये इसके साथ में फ्यूज हो गया, सेकेंडरी लाइसोम बन गया। उसे हेटेरोफेगोसोम कहा था और इसे ऑटोफेगोसोम कहेंगे क्योंकि खुद का ही सेल ऑर्गेनेल है। अब इसका डाइजेशन होगा और खुद के ही सेल ऑर्गेनेल का डाइजेशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी। क्या बोलते हैं जी? ऑटोफेजी बोलते हैं जी। अगर फॉरेन मेटल का डाइजेशन हो रहा है तो वो हेटेरोफेजी होगा, और खुद के ही ऑर्गेनेल का डाइजेशन होगा तो ये क्या होगा? ऑटोफेजी होगा। ये तो तब जब ये माइटोकॉन्ड्रियन मर गया था। क्या हो गया था? मर गया था। अगर ये मोरा नहीं है, ये जिंदा है। क्या है? जिंदा है। तो जिंदा को ही कई बार ठिकाने लगा दिया गया, जिंदा ऑर्गेनेल को तबाह कर दिया। ऐसा तब होता है जब आप स्टारवेशन पे चले जाते हैं, अनशन काल पे चले जाते हैं कि ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जब तक मेरा दिल्ली एम्स में सिलेक्शन नहीं होगा मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो कसम खाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो आपने कसम खाई है, आपकी सेल ने नहीं खाई है। आपकी सेल को कुछ नहीं मिलेगा तो उसको तो जिंदा रहना है, उसको तो एनर्जी के सोर्स लेके आने हैं, तो वो अपने ही ऑर्गेनेल को काम में लेने लगेगा दोस्तों। तो जब स्टारवेशन के समय होता है, यानी ड्यूरिंग स्टारवेशन, ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग स्टारवेशन जब आप अनशन काल पे चले जाते हैं, हाँ अन्ना जी, आप जो करते हैं वो व्रत होता है, और वो व्रत भी नहीं होता, भारत होता है। मतलब पहले ठूंस ठूंस के खाते हैं, 1 किलो काजू खा गए, 5 किलो एप्पल खा गए, और फिर छुआरे खा गए सारी चीज़ों को लेकर, फिर वो सौंखिया चावल की खीर बना के खा गए, वहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी खा गए। ये भारत है। क्या है ये? भारत है। तो वो भारत है। वो उपवास एक अलग चीज़ होती है दोस्तों, है ना। तो स्टारवेशन के समय या फिर डिजीज्ड कंडीशन, जब पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है, जब डिजीज कंडीशन आती है, तो उस समय अपने ही ऑर्गेनेल को ठिकाने लगाया जाता है, और उसको ठिकाने लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है दोस्तों।
मतलब जो नेतागिरी में सबसे आगे आते हैं रैलियों के अंदर, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, और वो अन्नी कपूर की तरह डांस करते हुए पहुंच जाते हैं थाने के आगे, पीछे पलट के देखते हैं तो कोई भी नहीं है। और नेतागिरी में सबसे आगे होते हैं और उनको हमटी डमटी पे जो जस्टिस मिलता है आप सोच नहीं सकते हैं दोस्तों लेकर। तो इसलिए यही ज़्यादा यहाँ पे नेतागिरी कर रहा था माइटोकॉन्ड्रियन, एटीपी ले लो, एटीपी ले लो, एटीपी ले लो। तो उसको ऐसा एटीपी दिया कि उसके ऊपर एक बार उसके ऊपर कंबल डाला, फिर लाइफ कर दी झींगा डाला भाई साहब लेकर, तो अपने ही ऑर्गेनेल को ठिकाने लगा दिया। तो ये हेटेरोफेजी होगा। तो दो तरह का डाइजेशन होता है, एक्चुअली दो तरह का सेलुलर डाइजेशन होता है। जो सेलुलर डाइजेशन है वो दो तरह का होता है। सेलुलर डाइजेशन दो तरह का होगा दोस्तों। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर हो रहा है, और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर हो रहा है। लाइसोमल एंजाइम का यूज़ दोनों में ही हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। देख के बताइए गौर से अच्छे से, कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर है, कौन सा इंट्रा सेलुलर है? दोनों ही इंट्रा सेलुलर है। बाहर लिखने से कुछ नहीं होता, बाहर तो दोनों ही लिखे हैं। मतलब ये तो ये वही बात हो गई, जब सबसे पहले मैंने वहाँ पे पढ़ाया था उस बिल्डिंग में, उधर वाली सत्यार्थ वाली में, तो मैंने यहाँ पे बना के मैंने कहा कि ये राइबोसोम में अचीवर का बच्चा था, तीसरा ड्रॉप था, तो अनुभव काफ़ी था उसको। तो जैसे ही मैंने लिखा ये राइबोसोम है, और बस लिखने की देर थी। और उस समय ये हुआ कि मास्टर नया नया उतरता है तो वो मास्टर को चेक भी करते हैं अनुभवी लोग। सर, मैंने कहा क्या गलत हो गया, स्पेलिंग गलत लिख दी या गलत लिख दिया? मतलब क्या हुआ? राइबोसोम सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर? मैं भी हो सकता है यार, अचीवर का बच्चा है, अनुभवी है, बाबूजी की उम्र का है, तो अच्छा ही पूछ रहा होगा। मैंने देखा बेटा मैंने तो अंदर ही पढ़ा है। बोले लिखा तो आपने बाहर है। हमारे बाहर तो बाहर लिखने से कुछ नहीं होगा कम वक्तों, ये इंट्रा सेलुलर ही चल रहा है। क्या चल रहा है? इंट्रा सेलुलर। क्या वो आपका जानकार था? नहीं। तो दोनों के दोनों इंट्रा सेलुलर ही होंगे। मतलब हेटेरोफेजी हो या ऑटोफेजी हो दोस्तों, दोनों ही इंट्रा सेलुलर हैं, सेल के ही अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। अगर लाइसोमल एंजाइम, ये जो लाइसोमल एंजाइम है, ये आकर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए, इसके अंदर एंजाइम है उसको बाहर सेक्रेट कर दिया जाए, तो इन एंजाइम का यूज़ सेल के बाहर होगा, और सेल के बाहर होगा तो आप उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा आपको देखने को मिलता है सैप्रोफाइटिक फंजाई में देखने को मिलता है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? आपको ऑस्टियोक्लास्ट में देखने को मिलता है। ऑस्टियोक्लास्ट समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझे आप मेरी बात? जिसको आप लोग बोन ईटिंग सेल्स कहते हैं। दीज सेल्स आर इन्वॉल्व इन बोन रिजॉर्प्शन। नहीं समझे आप मेरी बात को? मतलब सीन ये हुआ कि आपकी हड्डी, क्या रे मेरे वड्डी, इसमें भरा है भूसा। क्या भरा है? और आप शाफ्ट पार्ट का जब क्रॉस सेक्शन लेते हैं और सामने से रख देंगे तो सबसे बाहर पेरियोस्टियम दिखाई देगा, सबसे अंदर एंडोस्टियम दिखाई देगा। यहाँ पे बोन मैरो भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बोन मैरो। और ये वाला जो पार्ट है ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है। क्या भरा है यहाँ पे? मैट्रिक्स भरा हुआ है। इस मैट्रिक्स के अंदर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स। ये सेल्स जो हैं ये ऑस्टियोसाइट है। क्या है ये? ऑस्टियोसाइट है। इसी को फीटल लाइफ में ऑस्टियोब्लास्ट बोलते थे। ब्लास्ट जो है जो वो साइट में कन्वर्ट जाती है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है फिर सी आता है, तो पहले ऑस्टियोब्लास्ट था, अब एडल्ट लाइफ में ऑस्टियोसाइट हो गया है। तो ये ऑस्टियोसाइट हो गया है, बोन फॉर्मिंग सेल है। और ये जो सेल आपको दिख रही है ये सेल क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट है। क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट है। इसको आप लोग गलती से बोन डिस्ट्रॉइंग सेल बोल देते हैं, बोन ईटिंग सेल बोल देते हैं। हाय मेरी हड्डी खा गई। ये हड्डी खाती नहीं है, हड्डी को तरोताज़गी देती है। एक्चुअली सेल है तो सेल के अंदर लाइसोसोम होंगे और लाइसोमल एंजाइम का यूज़ बाहर हो जाएगा। मतलब अगर ऑस्टियोसाइट मर गई है, क्योंकि इसका भी एक लाइफ स्पैन होता है, तो इस सेल को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो लाइसोमल एंजाइम बाहर की तरफ आ जाएंगे और इस सेल की रिसाइकलिंग हो जाएगी मैटेरियल की। बाहर जो मैट्रिक्स है वो
उसमें जो अनवांटेड मेटल होता है उसका डाइजेशन कर दिया, ताकि सेल के अंदर बोन के अंदर तरोताजगी आ जाए। इस तरह से जो ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है उनके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं उनका एंजाइम बाहर आ जाएगा सेल के, तो या तो वो ऑस्टियोसाइट को खा जाएगा जो डेड हो चुकी है, या फिर मैट्रिक्स में जो भी डेब्रिस वगैरह होगा मलबा उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो इस तरह से बोन की रीशेपिंग हो जाती है, रीमॉडलिंग हो जाती है, रीजुवेनेशन हो जाता है, उसकी जवानी उसको वापस लौटा दी जाती है। इसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन, ना एब्जॉर्प्शन ना एडजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन। तो ये सेल्स किस में इन्वॉल्व होती हैं? बोन रिजॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है, ना एब्जॉर्प्शन ना एडजॉर्प्शन। सरफेस से चिपक जाना एडजॉर्प्शन कहलाता है, ना एब्जॉर्प्शन ना एडजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन क्या कहलाता है? रिजॉर्प्शन। कुछ नोट करना चाहेंगे आप लोग? तो मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन पंप चलता है उससे पीएच को मेंटेन किया जाता है। H प्लस अंदर जाएगा तो पीएच 7.2 से कम आएगी या ज़्यादा जाएगी? H प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम होगी या ज़्यादा होगी? एसिडिक की तरफ आएगा ना। और OH बढ़ेगा तो एल्केलाइन। एल्केलाइन या बेसिक? अच्छा दोनों, अच्छा दोनों है, मतलब बेसिक का मतलब एक ही बात है। तो मेरा क्वेश्चन है, सेल इज द फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक यूनिट, बेसिक यूनिट, एल्केलाइन यूनिट, न्यूट्रल यूनिट? अब बताओ, आपने तो कहा बेसिक और एल्केलाइन एक ही बात होती है। तो सेल इज द एसिडिक यूनिट, बेसिक यूनिट, एल्केलाइन यूनिट या न्यूट्रल यूनिट? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हैंस प्रूव्ड। दोनों अलग अलग बातें होती हैं। समझ में आ गया? मेरा बच्चा कह रहा है वंस मोर वंस मोर। वो सोच रही है अभी तक क्या हुआ ये। बेटा एम्स में क्वेश्चन पूछते हैं इस लेवल के, आईआईटी में जब एम्स होता है ना वहाँ ऐसा पूछते हैं। क्या चाहिए बेटा? फास्टिंग करने से आपका जो बॉडी के अंदर कचरा खाए ना, मलबा सारा बाहर निकल जाता है। देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, फास्टिंग रखा करो, ये मैंने बता दिया। जो लिपिड इकट्ठा हुआ है ना आपकी, जो कमरा में कन्वर्ट हुई है वापस कमर में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो रस्सियाँ बांधते हैं उससे बेल्ट आ जाता है। सुन में आ रहा है? 2000 2016 का नोबेल प्राइज़ मिला था एक जापानी साइंटिस्ट को, योसुनिरी ओसोमी को, इसी चीज़ के लिए समझाने में कि 40 दिन के रोज़े रखे जाते हैं, 9 दिन के नवरात्रे, कोई तो फ़ायदे होते ही होंगे। थोड़ा आप भी पढ़ा करो, मैं कितना पढ़ूंगा यार, फास्टिंग का फ़ायदा समझ में आ जाएगा। कहने के लिए आपके लिए माइथोलॉजी है, हम कुछ चीज़ों को साइंस से भी जोड़ के अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हम है ना, इसलिए आप ऐसा कहाँ कर पाते हैं। आप तो पीएच ही मेंटेन कर लें, वही बहुत है। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन किसने बताया? एसपीएल सोरेनसन ने। पूरा नाम एसपीएल सोरेनसन था। जब मैंने राजस्थान पीएमटी का पेपर दिया था, सोरेनसन बोले पीएच वाज गिवन बाय एसपीएल सोरेनसन, टीपीएल सोरेनसन, पीपीएल सोरेनसन। अब ऐसा क्वेश्चन बना, सीधा ही कह दे तेरा सिलेक्शन नहीं चाहिए हमें। कोई तरीका होता है बदतमीजी का यार, हद हो गई है। तो सोरेनसन ही पढ़ के जाएगा ना इंसान। तो एसपीएल सोरेनसन, टीपीएल सोरेनसन। बाप को तुम गले लगाते नहीं हो, मम्मा के बर्थडे पे उसके लिए चाय बना के देते नहीं हो, उनके एनिवर्सरी वाले दिन घर को तुम गुब्बारों से सजाते नहीं हो, कोई एक छुपी छुपाई सी पार्टी उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट करते नहीं हो। इससे तो छोटे ही अच्छे थे, कुछ ही बनाना नहीं आता, फिर पेन पेंसिल लेके ऐसे फ़ोटो बनाते थे, लिखते थे हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे पापा। जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, कैसे हो रहे हो तुम लोग? किसके लिए ज़िंदगी जीना चाहते हो? आप समझ रहे हो ज़िंदगी का? खोने के बाद अफसोस मत करना। अभी पेरेंट्स हैं 100-150 साल तक, टच वुड आमीन इंशाल्लाह, तब तक संभाल लीजिए आप उनको, जी लो ज़िंदगी कम वक्तों, जी लो, है ना। डॉक्टर नहीं बने तो ज़िंदगी मिट्टी तो नहीं बनने दूंगा तुम्हारी। सुनिए बेटू, वैक्यूल्स की सुनो, रुको 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 रुको। तो ये था ऑटोफेजी, जब सेलुलर कंपोनेंट का डाइजेशन हो रहा है। फॉरेन मेटल को लेकर डाइजेस्ट करेंगे तो वो हेट्रोफेजी होगा, खुद के ही सेलुलर कंपोनेंट का डाइजेशन वो ऑटोफेजी। एक होता है ऑटोलाइसिस, पूरा पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो गया, पूरा टिश्यू ही डाइजेस्ट हो गया। नहीं समझे? वो फ़ोन बंद कर देंगे आप ज़रा, इसको उल्टा कर दीजिए। इसका है बेटा चेकर बोर्ड, पुन्नेट स्क्वायर। इधर सुनो, फोर्क लाइन मेथड बना देंगे,
फिर कैलकुलेशन करते रहना। सुनो इधर, एक होता है ऑटोलाइसिस। ऑटोफेजी का मतलब सेलुलर कंपोनेंट का डाइजेशन हो रहा है, हेट्रोफेजी फॉरेन मेटल का और खुद के ही कंपोनेंट का, तो वो ऑटोफेजी। और पूरा पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो गया तो ऑटोलाइसिस हो गया। आप देखो ना, फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा जो होता है वो टेल्ड होता है, उसमें पूंछ होता है, और इस लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनता है। क्या बनता है? और लार्वा से जो एडल्ट फ्रॉग बन रहा है वो टेल लेस होता है। क्या होता है? टेल लेस होता है। और इस पूरे प्रोसेस को आप लोग क्या बोल देते हो? मेटामॉर्फोसिस बोल देते हो। याद है ना? मेटामॉर्फोसिस बोल देते हो। तो लार्वा से जब एडल्ट बन रहा है तो पूरा पूरा टेल टिश्यूज ही डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? टेल टिश्यू। पूरा टेल टिश्यू ही डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन ऑफ टेल टिश्यूज। एक तो हुआ सेल का कंपोनेंट डाइजेस्ट हो गया, एक पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो गया, पूरा सेल पूरा टिश्यू ही डाइजेस्ट हो गया, पूरा टेल टिश्यूज का ही डाइजेशन हो गया है। और डाइजेशन ऑफ टेल टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ पूरा एक एंजाइम ग्रुप काम करता है। पूरा एक एंजाइम ग्रुप, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का एक ग्रुप काम करता है, जिनको बोलते हैं कैथेप्सिन्स। क्या बोलते हैं उनको? कैथेप्सिन्स। विद द हेल्प ऑफ कैथेप्सिन्स, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का एक ग्रुप होता है दोस्तों, जिस काम में इन्वॉल्व होगा। और ये एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का एक ग्रुप होता है बेटे। तो जब टेडपोल लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनेगा तो लार्वा में टेल होता है और पूरा टेल टिश्यूज क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, टेललेस फ्रॉग बन जाता है। क्या बन जाता है? टेललेस। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, पूरा पूरा टेल टिश्यूज डाइजेस्ट हो गया। इस प्रोसेस को आपने क्या कहा? ऑटोलाइसिस कहा। क्या कहा इसको? ऑटोलाइसिस बोला। क्या बोला? ऑटोलाइसिस बोला। वो ऑटोफेजी था, ये ऑटोलाइसिस है। क्या है ये? ऑटोलाइसिस है। कभी कभी ऐसा हुआ कि लाइसोम के एंजाइम अनकंट्रोल मैनर से बाहर आ गए, तो वो एक प्लांट वे में नहीं होता है, वो अनकंट्रोल मैनर में, तो फिर उस समय उसको बोल देते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया है। इसलिए आपको सुसाइडल बैग या डिमोलिशन यूनिट कहा जाता है, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। अच्छी किताबें पढ़ा करो, माँ बाप की केयर किया करो। तीसरा काम करना ही नहीं है। जितना अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, बात को कहने का तरीका आएगा, आप बोलेंगे दुनिया सांसें थाम के आपको बातों को सुनेगी। और इतना तो रेस्पेक्ट होना ही चाहिए सोसाइटी में, जो हम बोलें तो दुनिया सुने। हम बोलें और बॉस हमारी बात ही ना सुने, या कलीग हमारी बात ना सुने, वो फ़ोन में लगा हुआ है, ये इधर उधर देख रहा है, ये ऐसा तो इमेज नहीं बनवाना है। तो जब मिरर के सामने खड़े होते हैं आप, और जो इमेज आपको दिखनी है उस पर आपको घमंड होना चाहिए। यस, फ्यूचर है तो इंडिया का। बस कुछ नहीं होता है एडोलसेंट एज के अंदर, ये एज का ही गेम होता है। यहाँ थोड़ी सी लापरवाहियाँ हमें स्पॉइल कर देती हैं और कुछ भी नहीं होता। वो सलमान खान की एज ही थी, लड़कपन की एज, कि बाबा सलीम खान है, और सलीम खान तो इतने शानदार कि शोले के राइटर रहे हैं और इतना अच्छा लिखते हैं कि दुनिया के दिल पे राज करते हैं। मैं तो उनका बेटा हूँ, कबूतर जा 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 तुरंत उड़ा देते थे लेके। और फिर हीरोइन ने कहा कि मेरे लिए मारे हिवड़ा में नाचे मोर, बोले चल हिरण भी मार के दिखा, उसने हिरण मार के दिखा दिया। वो एज ही था। फिर एज ऐसी आई कि मैच्योरिटी लेवल, कि आज देखो वो भाईजान ऐसा हो रखा है कि रोड पे चलता है और कोई कैंसर पेशेंट मिल जाता है तो कब चैरिटी कर देता है, दुनिया को पता ही नहीं चलता है। कोरोना टाइम में वो कितनी हेल्प कर देता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। और दुनिया केवल सोनू सूद को ही देखते रह जाती है। काम उसने भी कम नहीं किया था, लेकिन शाहरुख ने तो अपना पूरा बंगला, अपना ऑफिस ही दे दिया था, सलमान ने भी पूरा काम कर दिया। वो एज की ही आती है कि मैच्योरिटी लेवल पे आप कहाँ काम करते हैं। जब वो बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे देखा कि बच्चे मतलब लंबे रास्ते से जा रहे थे स्कूल वाले, पहाड़ का रास्ता छोटा है, लंबे रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे लेके। बोले इतना चल चल कर क्यों जा रहे हैं, शॉर्टकट क्यों नहीं जा रहे? बोले इनके पास साइकिल नहीं है। वहीं से फ़ोन किया, अगले दिन ही मुंबई से ट्रक वहाँ पहुँच गया और सबको साइकिल ले लेके विदा कर दिया। वो एज का ही फैक्टर होता है, वो एज ही आपके अंदर। यहाँ से बस मेडिकल कैंपस में पहुँच जाओगे, मैच्योरिटी होगी, फिर दूसरों की ज़िंदगी बचाने में आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने बड़े डॉक्टर बन चुके हैं। आपको लगेगा आप नॉर्मल ही हैं। दुनिया जब उस कैंपस में आपको देखेगी ना, आपको एहसास ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। मैं
ऐसा ही होता है। धोनी को थोड़ी लगता है वो धोनी, हम देखते हैं अरे यार धोनी, विराट कोहली को विराट कोहली बनने में पसीना आ गया, धोनी को धोनी, डॉक्टर नरेश त्रेहान जी को डॉक्टर नरेश त्रेहान बनने में पसीना आ गया। उनको नहीं लगता, वो तो ठीक है हम अपने फील्ड में काम कर रहे होंगे, हमें पता है वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं। ऐसा ही आपके साथ में होगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। आप तो कहोगे अरे पीयूष पापा नॉर्मली जाते हैं, सर्जरी करते हैं, ज़िंदगी बचा लेते हैं, बस चल रहा है। हम कहेंगे अबे तू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है, तुझे पता नहीं है तो कितना बड़ा हीरो है। आप कहेगा नहीं नहीं हम तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। तो दो ही बातें, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, माँ बाप सर्वोपरि, बाकी सब सेकेंडरी। सुनिए तो वैक्यूल्स की बात करते हैं। देखो एक होता है सैप वैक्यूल, जिसको आप लोग सेंट्रल वैक्यूल भी बोल देते हैं। सैप या सेंट्रल वैक्यूल आपको प्लांट्स में मिल जाएगा। ये शानदार रिजर्वोयर का काम करता है। सेल का यूजफुल प्रोडक्ट, सेल का वेस्ट मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा रहता है, ये शानदार रिजर्वोयर का काम करता है। एक होता है गैस वैक्यूल। क्या होता है? गैस वैक्यूल, लेकिन वो बैक्टीरिया में होता है। कहाँ होता है? बैक्टीरिया में। यहाँ गैस अलग बन रही है ना, तो वो गैस वैक्यूल यहाँ बन रही है, मतलब स्टोमक में बन रही है। कम वक्त लार्ज इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेके तो ये गैस वैक्यूल ये आपको साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। क्या मिलता है? साइनोबैक्टीरिया में। ये आपको बीजिए में मिलता है। कहाँ मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्गा में। ये बोयंसी प्रोवाइड करता है ना, हल्का करके उसको तैरने में हेल्प करेगा। एक होता है कौन सा? गैस्ट्रिक वैक्यूल होता है, और जो गैस्टर होता है वो स्टोमक के लिए आता है, तो इसको फूड वैक्यूल भी कहते हैं। और एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जो फूड वैक्यूल है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये आपको प्रोटिस्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रोटिस्ट में मिलता है दोस्तों। प्रोटिस्ट का एक एग्जाम्पल कॉमन सा आप लोग जानते हैं, अमीबा। तो अमीबा के अंदर ये देखने को मिल रहा है, पैरामीशियम में देखने को मिल रहा है। तो ये जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में। हेल्प्स इन किस में? ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन भी एक तरीका होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, ताकि सब चीज़ का बैलेंस बना रहे, ये ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मोलेरिटी तो आप लोग समझते हैं ना, हमारा ब्लड का ऑस्मोलेरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। एक्सक्रीशन भी एक तरीका होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। नोट करो, फिर चलते हैं आगे। प्लांट सैप वैक्यूल की बात करते हैं डिटेल में। ये एक यंग प्लांट सेल है। क्या है? यंग प्लांट सेल है, और बाहर ये सेल वॉल है। और इस यंग प्लांट सेल के अंदर खूब सारी ये वेसाइकल्स हैं। ये छोटी छोटी गोल्जियन वेसाइकल्स हैं। क्या है? गोल्जियन वेसाइकल्स है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, सेल साइज और सेल वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और एक इस तरह से लार्ज सेल बन गया है दोस्तों। प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस और एक सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, क्या छुपा है आपसे। ये सारी वेसाइकल्स फ्यूज हो जाएंगी, और जब सारी वेसाइकल्स फ्यूज हो जाएंगी दोस्तों, तो सीन ये होगा, एक लार्ज वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन गया? लार्ज वैक्यूल बन गया है। क्या बन गया है? लार्ज वैक्यूल बन गया है। तो गॉल्जियन वेसाइकल के फ्यूजन से वैक्यूल बन गया है। गॉल्जियन वेसाइकल के फ्यूजन से वैक्यूल बन गया है। वेसाइकल फ्यूज होकर वैक्यूल बनाती है। स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर वेसाइकल, और वेसाइकल के फ्यूजन से वैक्यूल बन गया, या फिर लार्ज वेसाइकल्स आर नोन एज वैक्यूल। मेम्ब्रेनस ही तो है, तो आपस में फ्यूज होती गई और फ्यूज हो गई, एक लार्ज वैक्यूल बन गया है, जिसने टोटल सेल लेंथ का अप्रोक्सीमेट 90%, नॉट सेल लेंथ का, सेल वॉल्यूम का। आप 90% ही देखते रहोगे, मैं वॉल्यूम को लेंथ से खेल जाऊंगा, बिकॉज आई एम दुष्ट बाई बर्थ। तो ढंग से ऑप्शंस को पढ़ लेना, माइनर कमिंग सून। पूरा पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा, और एक एक लाइन को ढंग से पढ़ लेना। हाउ टू समझे एनसीईआरटी पेपर, यही होगा।
सुन रहे हो आप लोग? हाउ टू समझे, पढ़ तो बहुत लिया, रंग भी बहुत लिया, इस बार पढ़ेंगे हाउ टू समझे एनसीईआरटी। ओनली एनसीईआरटी पेपर वही बनेगा 100%। हर पेज से क्वेश्चन डिजाइन होगा, कोई पेज नहीं छोड़ने वाला, तो ढंग से पढ़ लेना। तो ये जो वेसाइकल्स थी ये फ्यूज हो गई, और फ्यूज हो गई तो लार्ज क्या बन गया, वैक्यूल बन गया। इसकी मेम्ब्रेन को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नालाइक को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। नशेड़ी हो, कुछ तो बोला करो, हम मत लगे। तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल होता है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है उसको आप लोग क्या बोलते हो? सेल सैप कहते हो। क्या कहते हो? सेल सैप कहते हो। तो ये वैक्यूल बन गया है, लार्ज वैक्यूल, जो टोटल सेल वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेट 90%, 90% तक ये ऑक्यूपाई कर लेगा। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। ये सैप वैक्यूल बन गया है। It occupies about 90% of total cell volume। तो टोटल सेल वॉल्यूम का 90% ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ये शानदार रिजर्वॉयर का काम कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर रखा जाता है, वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ज़्यादा है उसके बावजूद भी अंदर पुश कर दिया। तो हुआ ये कि ज़्यादा जगह तो इसी ने ऑक्यूपाई कर ली ना, तो न्यूक्लियस तो पेरीफेरी पे खिसक गया। सेल ऑर्गेनेल भी किनारे हो लिए, साइड हो लिए। अगर ये छोटा सा होता तो न्यूक्लियस आराम से सेंटर में होता, आराम से रेगुलेट कर लेता। न्यूक्लियस की पोजीशन सेल में वहाँ होती है जहाँ से वो सेल की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट या कंट्रोल कर सके। ज़्यादातर वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में रहता है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ, एक लार्ज वैक्यूल के कारण न्यूक्लियस पेरीफेरी पे खिसक गया, टुवर्ड द पेरीफेरी, अवे फ्रॉम सेंटर। तो उसको एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से पेरीफेरी से की तरफ चला गया, सेंटर से बाहर हो गया, दूर हो गया। हमारे अंदर कोई ऐसा सेल बताओ जहाँ पे पेरीफेरल न्यूक्लियस हो? अभी जो आप बात कर रहे थे, बेस में होता है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई एग्जांपल? एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, वो तो बेसल वाली कंडीशन हो गई। कोलुमनर सेल इतनी लंबी है तो बॉटम पे आ गया है। हेपेटोसाइट फिर जाएगा, एडिपोसाइट। जो फैट स्टोरिंग सेल्स होती है उनमें फैट स्टोरेज डब्ल्यूबीसी होती है। शेक वेल बिफोर यूज। गर्दन पकड़ के हिला दो इन्हें, ब्रेन थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा बेटे। डॉक्टर साहब कीजिए ये जल्दी से। अरे उधर मत देख, कुछ पूछना है डब्ल्यूबीसी के बारे में? मैं हूं ना, पूछना। मैं भी तो देख लूं मुझे याद है कि नहीं है। तो हमारे अंदर जो एडिपोसाइट होती है उसमें एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है टुवर्ड द पेरीफेरी। फैट सेल्स दिया होगा है ना, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे। खैर, तो इस सैप वैक्यूल ने ज़्यादा जगह घेर लिए तो न्यूक्लियस पेरीफेरी पे खिसक गया। अब ये शानदार रिजर्वोयर का काम करता है। मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर किया जाता है, मेनली पोटेशियम, मेनली क्लोराइड, और वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या इस काम में एनर्जी खर्च होगा? तो ये एटीपी डिपेंडेंट होगा या इनडिपेंडेंट? एटीपी डिपेंडेंट होगा। तो इस काम में एनर्जी खर्च हो रहा है। इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप भी चलता है। क्या चलता है? प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है। और प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है तो बाहर से प्रोटॉन को अंदर पंप किया जा रहा है ताकि बाहर साइटोसोल की पीएच को मेंटेन कर सके। टू मेंटेन साइटोसोलिक पीएच, तो साइटोसोलिक पीएच को मेंटेन करने के लिए ये काम चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर किया जा रहा है, वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये एटीपी डिपेंडेंट होगा या इनडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। इस काम में एनर्जी खर्च हो रहा है। ये दोनों ही एटीपी डिपेंडेंट हो गए, इस काम में एनर्जी खर्च हो रहा है। एक सीड को जर्मिनेट होना है, इससे पहले कि सीड जर्मिनेट हो, जर्मिनेशन से पहले होता है कि यहाँ पे सेल के अंदर क्या बनाता है, प्रोटीन बना लिया जाता है। आप समझो ना, अब ये वैक्यूल है तो ईआर तो बाहर ही होगा ना, ईआर यहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर है, इस पे ये राइबोसोम मौजूद है, तो ये रफ ईआर है।
अब हुआ ये कि रफियार से जो प्रोटीन बना, और जो प्रोटीन बना उस प्रोटीन को यहाँ से बनाने के बाद में उस प्रोटीन को वैक्यूल में स्टोर कर लिया जाता है, यहाँ पर स्टोर कर लिया गया। तो प्रोटीन्स को बनाया और प्रोटीन्स को यहाँ पर स्टोर कर लिया गया। ये सब कुछ सीड के जर्मिनेशन से पहले होता है, क्योंकि जर्मिनेशन में काफ़ी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे पहले कि वो सीड जर्मिनेट हो, रेडिकल और प्लूमल का कंसेप्ट आ जाए और जियोट्रोपिज्म के साथ साथ वो चलता रहे, वो सारी कहानी होती रहे, तैयारी पहले ही होती है। सीड जर्मिनेशन से पहले प्रोटीन यहाँ पर बनाया जाएगा, उस प्रोटीन को यहाँ पर वैक्यूल में स्टोर कर लिया गया, ये स्टोरेज प्रोटीन है। और जब जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो स्टोर्ड प्रोटीन को तोड़ा जाता है, और जब इसको तोड़ा जाता है तो तोड़कर इससे क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड, ये सब कुछ वैक्यूल के अंदर चलेगा, और जो अमीनो एसिड्स बनेंगे उनको फिर यहाँ से बाहर ले आएंगे और बाहर लाकर नया प्रोटीन बना लेंगे, जो किस में काम आ जाएगा, जर्मिनेशन में यूज हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटीन यहाँ पर स्टोर रखा गया उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, एक्चुअली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो प्रोटीएजेज एंजाइम होते हैं, वो वैक्यूल के अंदर ही रहते हैं। तो प्रोटीएजेज एंजाइम वैक्यूल के अंदर है, तो आप उन्हें वैक्यूलर प्रोटीएजेज बोलेंगे। ये जो मैंने प्रोटीएजेज लिखा है, अगर मैं यहाँ पर एक ही जगह ओ कर देता, अगर यहाँ पर एक ही जगह ओ कर देता तो ये प्रोटियोजेज हो जाता, और प्रोटियोजेज हो जाता तो माहौल पूरा बदल जाता और आप मुंबई नहीं आ सकते थे। मतलब ये प्रोटीएजेज है, ये प्रोटीएजेज, ये प्रोटीएजेज है, ये प्रोटियोजेज नहीं है। तो वैक्यूलर प्रोटीएजेज वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, उसका डिग्रेडेशन करेंगे। प्रोटियोजेज तो प्रोटीन के डाइजेशन की एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाती है। प्रोटीन को जब तोड़ते हैं, डाइजेशन होता है, तो पेप्टोन्स बनते हैं, प्रोटियोजेज बनते हैं, और पेप्टाइड्स बनते हैं, डाईपेप्टाइड बन गया, फिर अमीनो एसिड बन गए, तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज प्रोटियोजेज, प्रोटीन डाइजेशन की इंटरमीडिएट स्टेज बन गई है, ये प्रोटीएजेज है। तो ये वैक्यूल के अंदर है, तो